सपरिवार मूवी देखने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने सभी से फिल्म देखने की अपील की। धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाएं, धर्मांतरण पर बनाया गया सख्त कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एएनपीआर का किया शुभारंभ। कैमरे के बारे में लोगों को किया जागरूक। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से है अच्छी शुरुआत, वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में मिलेगी मदद। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। अवैध मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त, भारी संख्या में पुलिस बल रहे तैनात। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का एक्शन। धर्म और जाति को लेकर के छिड़ा घमासान। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने दिया बयान। मुस्लिम लोग भी अब बीजेपी समर्थक। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के साथ जुड़ नहीं सकता। और केदारनाथ के लिए 15 मई तक नए पंजीकरण पर रोक। खराब मौसम के देखते हुए लिया गया फैसला। बर्फबारी के कारण पैदल ट्रैक पर चलना हो गया मुश्किल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। पहली खबर आपको बता दें, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी देखी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ उपस्थित रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि बिना गोली व बारूद के किस तरह आतंकवाद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ केरला की ही बात नहीं है, फिल्म में जो दिखाया गया है वह पूरे भारत व विश्व की बात है। और धामी ने जनता से भी इस फिल्म को देखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में भी अनेक तरीकों से विभिन्न जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था। ये राज्य में भविष्य के लिए एक गंभीर विषय बनता जा रहा था। इसी के चलते हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है और राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया गया है। इसमें जबरन या प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक कठोर कारावास का प्रावधान दिया गया है, जिसमें धर्मांतरण कराने के मामले में 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एकल धर्मांतरण के लिए सजा कम है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण में ज्यादा सजा होगी। सामूहिक धर्मांतरण का दोष साबित होने पर दोषी को 3 से 10 वर्ष की सजा के साथ 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि एक व्यक्ति के धर्मांतरण पर 2 से 7 वर्ष की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद, आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है, उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को एक फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि जो हो रहा है वो सबके संज्ञान में आए, सबके ध्यान में आए और लोग इससे बचें और कहीं न कहीं इस आतंकवाद से मुक्त। ये सच्चाई है और जो लोग इस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते, इसका अर्थ है कि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिग्रेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। इससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन को और साथ ही कर उपवंचन संबंधी प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन और साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह एक अच्छी शुरुआत है। कैमरे लगने से लोग यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस कैमरे में अभी शुरुआती चरण में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको चेतावनी के साथ ही SMS भी भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैमरे लगाने की जगह
जहां भी आवश्यकता पड़ रही हो स्थानों का चयन करके यहां इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से जीएसटी और साथ ही अन्य विभागों को भी मदद मिलेगी और इसके साथ ही कर चोरी की रोकथाम भी इससे संभव होगी और साथ ही ऑफिस व्यवस्था के प्रारंभ होने से वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि तहसील विकासनगर के ग्राम पंचायत छरबा में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर लगातार लैंड जिहाद के मामले पर कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में विकासनगर में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं मौके पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई हंगामा ना हो। बता दें कि राज्य सरकार ये कह चुकी है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध मजार को ध्वस्त करने के लिए मौके पर 2 जेसीबी मशीन बुलाई गई। अभी जो सरकारी जमीनों में जो धार्मिक संरचनाओं का अनाधिकृत रूप से जो निर्माण किया गया था उसको चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण का कार्य किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के क्रम में आज जो विकासनगर तहसील के अंतर्गत छरबा ग्राम सभा है यहाँ से शुरुआत की गई है और जो तहसील के अंतर्गत अन्य जो संरचनाएं अनाधिकृत जो धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है उनका चिन्हीकरण किया गया है, वो कार्रवाई आगे जारी है। और कितनी मजारें हैं जो चिन्हित की गई हैं? और अभी हमारे पास जो करीब 20 से 25 की एक लिस्ट हमारे पास है जिसको हमने वेरीफाई किया है और उसके आधार पे आज जो कार्रवाई चल रही है ये कार्रवाई आगे जारी है। तो सर अब तक कितनी ध्वस्त की गई है? अभी ये दूसरी धार्मिक संरचना का यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया गया है और आगे ये जारी है। जय बद्रशाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी सनातन धर्म रक्षकों, मेरी आपसे निवेदन है कि बहुत विगत 7-8 साल से लगातार देवभूमि उत्तराखंड में जो कि कश्मीर बनने जा रही थी, यहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोकने के लिए, उनके मनसूबों को रोकने के लिए लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आपके सहयोग से बराबर काम करते रहे। आज समय ऐसा आया कि जनता की भारी मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद पर योगी जी की तर्ज पर बुलडोजर जब चला दिया, हर के हरिद्वार को, उसकी पवित्रता को, साधुओं की नगरी हो, मां गंगा की नगरी हो, भारत का बहुत बड़ा सनातन का अध्यात्म केंद्र है। जब वहां पर मजारों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण की गई सैकड़ों मजारों को, तो कांग्रेसी विधायकों के पेट पे दर्द हो गया। रामनगर में तहसीलदार चमन सिंह के द्वारा अवैध बने मजार पर जेसीबी चलाकर की कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कल तहसील प्रशासन के द्वारा 2 मजारें ध्वस्त की गई हैं और साथ ही 25 मजारें और चिन्हित की गई थी जिस पर आज कार्रवाई की गई है। तहसील प्रशासन के द्वारा शीशमबाड़ा में एक मजार ध्वस्त की गई है और अब सेलाकुई में भी कई मजारों को ध्वस्त किया जाएगा जिसमें भारी पुलिस बल तैनात रहा। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वह लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भूगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है
कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है। इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको ज़रूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आएँ। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। धन्यवाद। एक तरफ देश में धर्म और जाति को लेकर के लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक लोग और राजनीतिक लोगों का कहना है कि बीजेपी के समर्थन में इस वक्त का मुसलमान नहीं है। इस मसले को लेकर के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुसलमान कहीं अलग से नहीं है, देश का ही हिस्सा है। उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये मुस्लिम समाज भी देश के हालातों को देख रहा है और सोचने समझने की शक्ति रखता है। इसलिए मुस्लिम समाज सोच समझ करके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। उसे भी अपने बच्चे के भविष्य की फिक्र है और वह जानता है और ये बीजेपी में ही संभव है। ये वजह है कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता, कई बसपा के नेता, कई किसान यूनियन के नेता ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बयान देवभूमि से बह रही है और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी और ये संदेश उत्तराखंड दे रहा है और बहुत तेजी से मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के चलेगा। इस मामले को लेकर के कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहर दसौनी ने कहा, चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी हो, देश की स्थिति देखकर वह बीजेपी के साथ जुड़ ही नहीं सकता। दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं और उनका रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। मैं शादाब शम्स से कहना चाहती हूँ, आप मुगालते में हैं जनाब। मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो देश से प्यार करता है तो वो भाजपा से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाजपा ने पिछले 9 सालों में झूठ परोसने के अलावा और कुछ नहीं किया। झूठे वादे देश की जनता से किए जो अब जनता को सालने लगे हैं। महिला अपराध की श्रेणी में अगर बात करें तो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भाजपा बनती चली जा रही है। बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, यौन उत्पीड़न करने वालों को लगातार भाजपा में संरक्षण दिया जा रहा है। किसान भाजपा का विरोधी है, युवा भाजपा का विरोधी है, महिलाएं भाजपा की विरोधी हैं। महंगाई आपने आसमान पर पहुंचा दी, अर्थव्यवस्था अपना पटरी से लुढ़का दी, आपने बेरोजगारी का 45 साल का आंकड़ा तोड़ दिया। लगातार धार्मिक तुष्टीकरण पर आप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, सौहार्द देश का बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा से सिर्फ वही जुड़ सकता है जो या तो लालची होगा, जो अवसरवादी होगा, या फिर जिसकी कमजोर नस भाजपा के हाथ में है। मुस्लिम समाज अलग से नहीं है, वो देश का हिस्सा है। वो भी, उसे भी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो भी देश के हालातों को देख रहा है, वो भी सोचने समझने की शक्ति रखता है और इसलिए मुस्लिम समाज अपना अच्छा बुरा सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि आज मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। आज भी लगभग 8-10 प्रधान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, कई सारे लोग, बड़े कांग्रेस के से आए हुए नेता, बसपा से आए हुए नेता और किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि अब देवभूमि उत्तराखंड से बयार बह चुकी है कि जो बात हिमालय से निकली है वो कन्याकुमारी तक पहुंची है। तो मैं एक ज़रूर कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश देवभूमि उत्तराखंड से ये जा रहा है कि अब मुस्लिम समाज भी बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा जानवर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनते हुए हैं और दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल में एनएच पर घूम रहे इन आवारा जानवरों से जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही कई बार हाईवे के बीचों बीच खड़े इन जानवरों से वाहन टकराने से दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसमें वाहन चालक समेत खुद ये जानवर भी चोटिल होते हैं। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही आवारा मवेशियों से आए दिन शहर की यात्रा मार्ग में यातायात प्रभावित होती हुई नजर आ रही है और साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कई बार आवारा मवेशी भी यातायात के चलते सड़कों पर चोटिल हो जाते हैं और ये भी कहा कि गौरक्षा को लेकर के सरकार तमाम दावे करती है और कई गौशाला भी बनी हुई है, लेकिन पालतू जानवर सड़कों पर छोड़ दिए गए हैं।
और अब प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं एसएसपी ने यातायात व्यवस्था में बाधा डाल रहे आवारा मवेशियों से निजात दिलाने के लिए क्षेत्राधिकारी को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि चारधाम यात्रा से पूर्व विभागीय अधिकारियों को आवारा मवेशियों से हो रही समस्या निजात को लेकर के बताया गया था। अब इस संबंध में एसडीएम को भी अवगत कराया गया है और साथ ही अब क्षेत्राधिकारी को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवारा मवेशियों से उत्पन्न हो रही समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जब सारी व्यवस्थाएं हो रखी है कूड़े से लेके हर चीज़ की, तो फिर इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इस चीज़ से हम इतना परेशान हैं कि 20 रोड में लोग जो गाड़ियाँ मतलब यूज़फुल नहीं है वो रोड में छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है कि जो यात्रा में जो गाड़ियाँ आती हैं उनको रुकावटें पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ियाँ बिल्कुल जाम हो जाता है। गाड़ियों को हटाने के लिए स्पेशली नीचे उतर के उनको हटाना पड़ता है, तब जाके वो जाम को खोलना पड़ता है। एक तो गाड़ियों का नुकसान होगा वो अलग चीज़, दूसरा जाम से परेशानी कितनी होगी। ये चीज़ प्रशासन को विशेष ध्यान रखनी चाहिए और गायों के लिए स्पेशली कोई जगह ऐसी बनाई जाए जिससे कुछ लोग उन गायों को इकट्ठा एक ही जगह पे रखें जिससे वो जगह जगह बिखरे ना उनके लिए। चारधाम यात्रा के पूर्व में ही जब सभी विभागों की बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बिंदु को प्रमुखता से रखा गया था और इसमें जो नगर पालिका के संबंधित अधिकारीगण थे उन्हें भी बता दिया गया था, जो श्रीनगर में उप जिलाधिकारी हैं उन्हें भी बताया गया था। अभी मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके इस समस्या का निराकरण और निस्तारण। उत्तरकाशी में फल फूल रहे अवैध अफीम के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना रखा है। वन विभाग और आबकारी की टीम द्वारा करीब 3 हेक्टेयर भूभाग पर उगाई गई अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर 12 भूस्वामियों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एसपी अर्पण यदुवंशी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत प्रतिबंधित अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए हुए हैं। वहीं अवैध अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में ग्राम बुर्शी के छानियों में करीब 3 हेक्टेयर भूभाग पर उगाई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही मौके पर आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी की गई है और साथ ही एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व से ही जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगे भी ग्रामीणों को इस संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाएगा। फिलहाल मामले में अग्रिम जांच की जा रही है और खेती करने वाले 12 लोगों पर भी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। कल उत्तरकाशी पुलिस की एसओजी टीम और थाना पुरोला की टीम की सूचना पर कल पूरे दिन में वन विभाग, आबकारी, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम बुर्शी और डोरोवी से ऊपर 5 किलोमीटर पैदल छानियों में अवैध रूप से करीब 60 नाली जो कि लगभग 1.2 हेक्टेयर भूभाग पर पैदा की गई अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया गया है। और इसके अतिरिक्त 2 दिन पहले ही थाना धरासू और थाना मोरी की टीम ने भी लगभग 14 नाली में जो लगाई गई अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया गया है। तो अभी 3-4 दिन की कार्रवाई में लगभग हमने 74 नाली में लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया गया है और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई की गई है उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। उसमें हम पता लगा रहे हैं कि ये इसका भूस्वामी कौन था और उसमें आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। अगली खबर रामनगर से है, जहां ग्राम दरियाल तांडा के करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु छोटे हाथी वाहन में सवार होकर के करीब 13 किलोमीटर दूर माता गर्जिया देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी बीच यहां वाहन जाते समय अनियंत्रित होकर के ग्राम लदुआ के पास सड़क पर ही पलट गया, जिसके बाद इस वाहन में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक दीवान सिंह और बीजेपी नगर अध्यक्ष मदन जोशी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में घायलों से उनका हालचाल जाना। तो वहीं विधायक ने घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। घटना के संबंध में अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि अस्पताल में इस दुर्घटना में घायल 17 मरीज आए थे।
जिसमें एक बच्चा और 2 अन्य की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बेहतर उपचार के लिए चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना पूरी तरह से अपराध है, तो वहीं इस मामले में प्रशासन और परिवहन विभाग पर कोई सवाल खड़े हो गए हैं, माफ कीजिएगा, कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। 17 पेशेंट हमारे पास आए थे, जिसमें से कि 3 बहुत क्रिटिकल थे, जिसमें एक बच्चा और 2 मेल एडल्ट पेशेंट थे और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर थे, उसमें सुपर स्पेशली न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती, तो उनको रेफ़र किया था। बाकी 7 पेशेंट जो हमारे पास अभी एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकियों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हमने घर के लिए भेज दिया। सर, वाहन चालक भी इसमें एडमिट है? हाँ जी सर, हाँ, एक वाहन चालक एडमिट है अभी, उसकी मेरे इन्फॉर्मेशन आई है कि वो एडमिट है हमारे पास। लगभग 17 साल बता रहे हैं हमारे पास। हम दड़ियाल से आ रहे थे गिरजा मंदिर के लिए सब लोग, और जब एक टेम्पो आगे आ गया था, इसलिए वो टेम्पो इधर को हो गया साइड। हाँ। कितने लोग थे उसमें? उसमें 30 के आसपास थे। कितने जनों को चोट लगी है? 15-16 जनों की चोट लगी है। ज़्यादा चोट कितनों को है? ज़्यादा 4-5 जनों के हैं ज़्यादा चोट। तो उत्तराखंड राज्य में अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करने वाले चौकी इंचार्ज संदीप उल्खावल द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें तमाम फल फ्रूट और साथ ही चाट विक्रेताओं द्वारा मनमानी ढंग से इधर उधर अपने सामान की बिक्री के लिए अव्यवस्थित ढंग से ठेलों को लगा रखा था, जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि खटीमा में फल फ्रूट बेचने वाले और चाट बेचने वाले 500 से अधिक ऐसे लोग हैं जो उक्त तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता गौरव सोनकर द्वारा उनकी व्यथा को सुना गया और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का पूरा आश्वासन दिया गया। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने नगरपालिका परिषद को वेंडर जोन बनाने का निर्देश दिया है, पर इसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने सभी ठेला व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि जहां पर भी सुविधा लगे अपना कारोबार करें, लेकिन ध्यान इतना रहे कि उक्त स्थान पर गंदगी ना और पॉलीथीन का प्रयोग ना किया जाए और यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। यदि इन चीजों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ठेला और फल व्यापारी जो खटीमा क्षेत्र के हैं वो मेरे पास आए थे। उनकी शिकायत थी कि अतिक्रमण के नाम पर उनके साथ मतलब रोजी रोटी छीनी जा रही है, और बात भी सही है, क्योंकि नगर पालिका हमने निर्देशित किया था कि आप वेंडिंग जोन डिसाइड करें, क्योंकि नगर पालिका अभी तक वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं कर पाएगी कहाँ पर इनके ठेले वगैरह लगेंगे। तो फौरी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर हम इनको इजाज़त दे रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ आपको सुरक्षित जगह मिलती है अपना फल लगा सकते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था रखेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और साथ ही रोड जाम की स्थिति पैदा ना हो, ताकि इनके ऊपर भी रोजी रोटी का संकट ना आए। उसके खिलाफ तो हम आज ही शाम से हम कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी पक्की दुकानें तो अपने सारा सामान पक्की दुकान के अंदर रखें, और रोड में अपने फ्लैग्स वगैरह रखेंगे, तो इससे रोड जाम की स्थिति पैदा होगी और एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। तो आज इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर चमोली से है, जहां देवाल विकासखंड के लवाड़ी गांव के असम राइफल में हवलदार के पद पर नागालैंड में तैनात कृपाल सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसका मंगलवार को सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार हवलदार इन दिनों छुट्टी पर आए हुए थे और इस दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उनके परिजनों ने उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस दौरान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय के नेतृत्व में 24 जवानों की एक टुकड़ी ने उनको अंतिम सलामी दी। 23 से 24 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होनी है। यहाँ आपको बता दें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य सहित 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 2 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियां उनके समाधान पर मंथन करेंगे, जिसको लेकर के ऋषिकेश में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स के परमार्थ निकेतन और साथ ही श्री गंगा आरती में सम्मिलित होने का प्रबंध किया गया है। इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए जनपद पौड़ी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और करीब 800 पुलिसकर्मी इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी दी है।
देखिए G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में फोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, SDRF व PAC का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने उसकी भी अतिरिक्त मांग की। उत्तराखंड के रामनगर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करने के साथ ही हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूल करने की कार्रवाई की। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए SDM गौरव चटवाल ने बताया कि आज अभियान को लेकर के गठित टीम में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत और साथ ही अधिशासी अधिकारी नगरपालिका महेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत टीम ने करीब 2 दर्जन लोगों के पास से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। इसके साथ ही 5,000 का जुर्माना भी वसूल किया था। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट व शासन के निर्देश पर पूर्व में भी इसके खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और उन्होंने सभी से प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील भी की। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और हम ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चेताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे हमने सभी पे फाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज़ करेगा उसके ऊपर कड़ी की कार्रवाई की। देहरादून जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और साथ ही नालों के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए सांसद निशंक ने अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। सांसद निशंक ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, NH-72 पावंटा साहिब बल्लभपुर और साथ ही NH-7 जॉलीग्रांट और ऋषिकेश चौड़ीकरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने ISBT के पास संचालित ड्रेनेज कार्यों की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली लाइन तत्काल शिफ्ट करने और साथ ही लोनीवी को 2 सप्ताह के भीतर सड़क सुधारीकरण के निर्देश दिए। निशंक ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अगर तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों पर FIR दर्ज कराएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।